जब भी उसके पास खाली टाइम होता, वो एक बिना नाम वाले छोटे से कस्बे में मेरी पुरानी क्लिनिक में आती और मुझे अपने पास बुलाकर अपने पैर दबाने को कहती। वो फेरी कहती थी कि इससे उसकी शक्ति बढ़ती है, और मैं तो अपने आप को बस एक आम इंसान समझता था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बात मान लेता था। लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी समझ ही नहीं पाए कि इतना घमंडी और दूर रहने वाली फेरी एक आम इंसान डॉक्टर और उसकी छोटी सी क्लिनिक में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती है। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि वही स्नो वाइट सॉर्ड इमॉर्टल, जिसको सभी तीनों दुनिया में सबसे ताकतवर समझते थे, अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगाता तो वो मेरे सामने 3 बार भी नहीं टिक सकती थी। ये सब 20 साल पहले शुरू हुआ था। मैं श्वेंटियन दुनिया में आया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ ताकत की चलती थी। पर मेरी किस्मत खराब थी। मैं बस एक आम इंसान था जिसके पास शक्ति बढ़ाने का कोई टैलेंट नहीं था। मुझे एक सिस्टम तो मिला था, पर वो मुझे ताकतवर नहीं बना सकता था। इसके बदले उसने मुझे अलग अलग अजीब काम सिखाए। इन सालों में मैं गाना गाना, चेस खेलना, लिखना, पेंटिंग करना, दवाई बनाना, आगे की बातें बताना और ऐसी बहुत सारी चीजें एकदम भगवान जैसे लेवल तक सीख गया। फिर भी जब बात ताकत बढ़ाने की आई तो मैं पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाया। मैंने एक बार सिस्टम के बिना भी कोशिश की थी, पर सच तो बहुत कड़वा था और आखिर में मुझे ये मानना ही पड़ा कि मैं सच में बस एक आम इंसान हूं। आखिर में मैं इस कस्बे में आया, एक छोटी सी क्लिनिक खोली, अपना पेट भरने जितना कमाया और तय किया कि अब बाकी की जिंदगी बस आराम से बिताऊंगा। उस समय मैं अपनी क्लिनिक के दरवाजे पर खड़ा था और ऊपर छत से गिरती हुई बारिश की बूंदों को सुन रहा था। इतनी तेज बारिश में कोई भी डॉक्टर के पास नहीं आने वाला था। जैसे ही मैं अंदर जाने और फिर से आराम करने की सोच रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की बारिश में सड़क पर घूम रही है। वो एकदम खोई हुई लग रही थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि कहाँ जाना है। उस लड़की का नाम बाइयन था। वो कभी बाय परिवार की बहुत प्यारी बेटी थी, एक सच में बहुत किस्मत वाली और टैलेंटेड लड़की थी। पर अब उसे बहुत सस्ते में बेच दिया गया था और एक छोटे परिवार के घमंडी लड़के से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। आज उसकी शादी का दिन था। ये सोचकर बाइयन ने अपना सिर झुका लिया और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर उसके गालों से बहने लगे। ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। एक छुपी हुई जगह पर एक बुरे जादूगर ने उस पर हमला किया था। इस हमले ने उसकी सारी शक्ति खत्म कर दी और उसके शरीर के जहर ने उसे एकदम कमजोर बना दिया। उसने उसे मारा नहीं, बस उसकी सारी शक्ति छीन ली और उसे एक बेकार इंसान बना दिया। जब तुम पहले से ही बेकार हो चुकी हो तो परिवार के लिए अपना आखिरी काम तो कर दो। ये बाइयन के आखिरी शब्द थे उसके लिए। ये सोचकर बाइयन ने अपनी वो तलवार निकाली जो बहुत सालों से उसके साथ थी। शायद मौत इतनी बुरी भी नहीं थी। शायद ये ज्यादा अच्छा होता अगर। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, मिस, आप इस बारिश में यहां अकेले क्यों खड़ी हैं? लड़की ने पीछे घूमकर देखा तो एक लड़का कागज का छत्ता लिए खड़ा था। पता नहीं कैसे मैं पहले ही उसके पास पहुंच गया था और छत्ते से हम दोनों को बारिश से बचा रहा था। मेरी आंखें काली और साफ थीं, एकदम शांत और साफ, जैसे ठंड के मौसम की कोई झील। बाइयन पहले तो डर गई, पर जल्द ही शांत हो गई। थैंक यू यंग मास्टर। कुछ नहीं, मैंने धीरे से कहा। ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरी क्लिनिक में आकर बारिश रुकने का वेट कर सकती हैं। बाइयन ने बस एक पल के लिए सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। हम दोनों एक साथ चलकर क्लिनिक के अंदर गए। जब मैं चाय बनाने लगा तो बाइयन चुपचाप पास में खड़ी होकर आसपास की चीजों को देखने लगी। उसी समय मैं छुपकर उसके चेहरे को देख रहा था। वो सच में बहुत सुंदर थी। बाइयन ने देख लिया कि मैं उसे घूर रहा हूं और उसे थोड़ा अजीब और गुस्सा लगा। इस आदमी की नजर तो बहुत अजीब है। पर तभी मैंने अचानक पूछा, मिस, क्या आपको कोई बड़ी बीमारी है? बाइयन रुक गई। एक आम इंसान भी देखकर बता सकता है। फिर उसने एक दुखी हंसी हंसी और हाँ में से हिला दिया। ये देखकर मैं आगे बढ़ा और उसकी नब्ज देखने के लिए उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां रखी। मेरे पास यहाँ कुछ दवाई है जो इस बीमारी को ठीक कर सकती है। ये कहने के बाद मैं पीछे के कमरे में गया ताकि सामान इकट्ठा करके दवाई उबाल सकूं। बाइयन को ये बात बहुत मजाक जैसी लगी। एक आम इंसान उस बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है जिसे बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। फिर भी क्योंकि मैं अच्छे दिल से कर रहा था, बाइयन ने मेरे हाथ से दवाई का कटोरा ले लिया और एक बार में पी गई। फिर वो हैरान रह गई। वो आम सी दिखने वाली दवाई उसके शरीर में गई और बहुत तेजी से उसकी नस नस में बहने लगी। एक पल में उसके अंदर का सारा खतरनाक जहर बिना किसी निशान के गायब हो गया। बाइयन अपने हाथ के कटोरे को बस देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था। बस एक छोटा सा घूंट पीने के बाद ही उसे समझ आ गया कि ये दवाई कितनी कीमती थी। इसने न सिर्फ उसके शरीर से जहर निकाला, बल्कि उसे एक के बाद एक 2 लेवल आगे बढ़ने में भी मदद की। अब वो नेसेंट सोल रेल्म के 7वें लेवल पर पहुंच चुकी थी। मिस, अब आपका चेहरा पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तभी मैंने देखा कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा है, जो मुझे अजीब लगा। अब बाइयन मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी।
सच तो ये था कि बड़े डॉक्टर्स को उसका जहर ठीक करना आता था, पर उसके लिए जो चीजें चाहिए थीं वो मिलना नामुमकिन था। उन्हें 100,000 साल पुरानी लोहे जैसी लकड़ी, बहुत गर्म लावा, 10,000 साल पुरानी लाल सोने की घास और पुराने ड्रैगन के दांत का पाउडर चाहिए था। आखिर में एक बहुत बड़ा ज्ञानी जो पवित्र किताबों को जानता हो, वो इस दवाई को 7 बार 7 दिनों तक पकाएगा, तब जाकर एक बूंद ऐसी दवाई बनेगी जो उसके शरीर को ठीक कर सके। ये सारी चीजें इकट्ठा करना आसमान छूने से भी मुश्किल था। फिर भी मैंने इतनी बड़ी दवाई ऐसे ही बना दी जैसे कुछ था ही नहीं। ये आम सा दिखने वाला डॉक्टर जो उसके सामने खड़ा था, शायद बहुत ही ज्यादा ताकतवर एक्सपर्ट था जो अपनी असली ताकत छुपा रहा था। ये सोचकर बाई येन की आंखें इज्जत और शुक्रिया से भर गईं। थैंक यू सीनियर, मुझे ये दवाई देने के लिए। मेरे पास आपको वापस देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस। कहते कहते वो घुटनों के बल बैठने ही वाली थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ उठाकर उसे रोका। हम बस अचानक मिले हैं और इसका मतलब हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। आप मुझे कुछ वापस दो या ना दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई ये एक पल के लिए हैरान रह गई। ये सच था, जो दवाई इस सीनियर ने ऐसे ही दे दी थी वो पहले से ही बहुत कीमती थी। उन्हें सच में उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए था। थैंक यू आपकी बात के लिए सीनियर, मैं समझ गई, मैंने हंसते हुए कहा। यह बहुत ही प्यारा नाम है। आपकी सुंदरता इस प्यारे नाम पर एकदम अच्छी लगती है। बाई इनके गाल तुरंत लाल हो गए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सीनियर, मैं तो बस आम सी दिखती हूं, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूं। इसके बाद बाई इन ने एक गहरी सांस ली और मुझे फिर से प्रणाम किया। सीनियर, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे एक जरूरी काम से जाना है और मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। इसके बाद मैं आपसे मिलने फिर आऊंगी। मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि जब वो समय आए तो आप मुझे भगा नहीं देंगे। अभी वो बस मो परिवार के पास वापस जाना चाहती थी और उस अजीब शादी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। अगर आप आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। बाई इन ने अपने होठ बंद किए। उसके दिल में एक खुशी सी आई। फिर वो घूमी और गायब हो गई। उस लड़की को जाते हुए देखने के बाद मैं घूमा और अंदर चला गया फिर से आराम की जिंदगी जीने के लिए। पर तभी मैंने दरवाजे पर एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनी। एक छोटा सा बालों वाला सिर दरवाजे से अंदर झांक रहा था। जब मैंने पास से देखा तो मुझे समझ आया कि ये एक भटकी हुई बिल्ली का बच्चा था। जब मैं पास गया तब भी वो छोटा सा बच्चा डरा नहीं। इसके बदले वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे सीधा देखने लगा। इसलिए मैं नीचे बैठा और उसे उठा लिया। बिल्ली ने कोई मना नहीं किया, वो बस चुपचाप मेरी गोद में लिपट गई। तभी मैंने देखा कि उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे जख्म थे। वो सच में बहुत ज्यादा बीमार लग रही थी। ये देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने बिल्ली को काउंटर पर रख दिया। यहां रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लेकर आता हूं। जैसे ही मैं गया, बिल्ली ने अपनी आंखें छोटी की और उसकी आंखों में गुस्सा दिखा। कितनी शर्म की बात है, एक शेर जब जमीन पर गिरता है तो कुत्ते भी उसे परेशान करते हैं। उस बिल्ली का नाम सुजीनी था। वो नौजीवन वाली डेमन कैट क्लैन की सबसे बड़ी मेंबर थी। कल रात पूरे चांद के नीचे उसने एक ही बार में सबसे बड़ी शक्ति पाने की कोशिश की थी, पर दूसरे डेमन ग्रुप्स ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी कोशिश खराब हो गई। वो बहुत बड़े जख्मों के साथ बचकर भागी और अब वो इंसान के रूप में भी नहीं रह सकती थी। फिर चिंगमू सिटी पहुंचने के बाद उसका सामना मो परिवार के सबसे बड़े आदमी से हुआ, जो स्पिरिट सेवरिंग लेवल पर था। इस वजह से उसे अपनी आखिरी टेलीपोर्ट होने वाली चीज यूज करनी पड़ी। फिर भी सुजीनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बदले वो चुपचाप मुझे देख रही थी और अपने दिमाग में हिसाब लगा रही थी। अगर वो इस आम इंसान को खा लेगी तो वो अपनी थोड़ी सी शक्ति वापस पा लेगी। शायद तब उसके पास सब कुछ ठीक करने का एक मौका होगा। और इसके अलावा उस आम इंसान ने अभी उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था। उसने सच में उसे किस किया था। कितनी शर्म की बात है। सुजीनी के पीछे उसके परिवार के कितने सारे डीमन लड़के घूमते थे, पर उसने कभी किसी को मुड़कर भी नहीं देखा। और आज एक आम इंसान ने उसे इतने आराम से छू लिया और किस कर लिया। इस आदमी को मरने का शौक है। सुजीनी ने अपनी आंखें बंद किए, काउंटर पर लेट गई और गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गई। लो, मैं दवाई लेकर वापस आ गया। जब मैंने उसे वहां लेटे हुए देखा तो मुझे हंसी आ गई। छोटे बच्चे, सोना बंद करो, उठो और अपनी दवाई पियो। सुजीनी ने आलसी तरीके से अपनी आंखें खोली और उसे लगा कि यह आम इंसान बहुत मूर्ख है। उसके शरीर के अंदर के जख्म बहुत बड़े थे। एक आम इंसान की दवाई उसे कैसे ठीक कर सकती है। उसने ऐसा सोचा तो सही, पर फिर भी मेरा दिल रखने के लिए उसने दवाई को बस एक बार चाटने का तय किया। फिर वो हैरान रह गई। उस दवाई में बहुत ही ज्यादा ताकतवर असर था। जैसे ही वो उसके मुंह में गई, वो उसके चारों हाथ पैर और पूरे शरीर में तेजी से दौड़ने लगी और उसके जख्मों को बहुत जल्दी ठीक करने लगी। उसे हल्का सा ये भी लगा कि उसके शरीर का खून पहले से ज्यादा साफ और अच्छा हो गया है। अब तक सुजनी के सारे जख्म और उसकी सारी शक्ति पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। पर वहां से भागने के बदले वो और ज्यादा डर गई। जो कोई भी ऐसी जादुई दवाई इतने आराम से बना सकता है, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। और उसकी अपनी शक्ति अभी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस रेल्म के 10वें लेवल पर होने के बाद भी
वो मेरी शक्ति का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी। इसका मतलब बस एक ही था, मैं कोई बहुत ही भयानक और सबसे बड़ा एक्सपर्ट था, जो सबसे ऊंचे लेवल से भी ऊपर था। ये सोचकर सुजनी बहुत तेजी से कांपने लगी। मेरे जैसे सबसे ताकतवर इंसान के सामने एक डीमन बिल्ली बस एक आम सी छोटी बिल्ली जैसी ही थी। खासकर इसलिए क्योंकि मैं लगातार एकदम ठंडे चेहरे से उसे ही घूर रहा था। अपनी दवाई पूरी खत्म करो। मेरी आवाज में थोड़ी सख्ती थी। इस छोटी बिल्ली ने सच में दवाई को पसंद नहीं करने का नाटक किया। उसने बस एक बार चाटा और रुक गई। उसके मालिक होने के नाते मुझे जरूरत पड़ने पर सख्त होना ही था, नहीं तो मैं आगे चलकर उसे अपने कब्जे में कैसे रखता। सुजिनी कांपते हुए अपने पंजों से कटोरे को पकड़कर दवाई ऐसे पीने लगी जैसे कल का दिन ही ना हो। पूरी दवाई खत्म करने के बाद उसने अपने दोनों पंजों से अपना पेट थपथपाया और एकदम प्यारी सी हंसी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। उसका ये छोटा सा रूप देखकर मुझे मजा आया। अब से मैं तुम्हें पालूंगा। उसी समय मो परिवार के बड़े घर के अंदर मोचुंग गुस्से में दरवाजे से वापस आती हुई बाईन को घूर रहा था। तुम बेकार कचरा, तुम कहां भाग गई थी? बाईन ने बस उसे एक शांत नजर से देखा। तुम्हारे मो परिवार के सबसे बड़े मालिक कहाँ हैं? मालिक रोज बहुत सारे जरूरी काम देखते हैं। तुम जैसे कचरे की क्या औकात जो उनसे मिल सको? मोचुंग ने हंसकर कहा। बाईन, मेरे मो परिवार ने तो बस बाई परिवार की इज्जत रखने के लिए तुमसे शादी की है, नहीं तो तुम तो मेरी सेवा करने के काबिल भी नहीं हो। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ और शादी के लिए तैयार हो जाओ। बाईन ने अपनी एम्ब्रो उठाई। मोचुंग ने तो बस जबरदस्ती दवाई की गोलियां खा खाकर कोर फॉर्मेशन रिल्म तक की शक्ति पाली थी। नेचुरली वो ये नहीं देख सकता था कि उसकी शक्ति वापस आ गई है। बाईन के होठों पर एक हल्की सी हंसी आई। शादी है ना? पहले तो उसने सोचा था कि मो परिवार के सबसे बड़े मालिक से मिलकर रिश्ता खत्म करने की बात करेगी, पर अब उसे लगा कि सबके सामने मो परिवार के घमंड को मिट्टी में मिलाना ज्यादा मजेदार होगा। बाई इनको जाते हुए देखकर मोचुंग गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। घमंडी औरत, उसकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, फिर भी अभी तक इतना घमंड दिखा रही है। वहां क्लिनिक में मेरा समय भी आसान नहीं था। जैसे ही बारिश रुकी, कस्बे के बहुत सारे लोग इलाज के लिए आने लगे। कुछ लोगों को अचानक आई बारिश से सर्दी लग गई थी, तो कुछ लोग बारिश में गिर गए थे। मैं आधे दिन तक इतना बिजी था कि मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। आखिरकार मैंने कुछ मीठी दवाई का सामान मिलाकर अपने लिए कटोरा मीठा पानी बनाया। अचानक उस बिल्ली के बच्चे को भी वो मीठा पानी पसंद आ गया। जब मेरा ध्यान नहीं था, वो टेबल पर कूद गई और मेरे कटोरे से चाटने लगी। शियासी, क्या मीठा पानी अच्छा है? शियासी वही नाम था जो मैंने उस बिल्ली को दिया था। मैंने पहले तो उसे मीमी बुलाने का सोचा था, पर उसने उस नाम को मानने से साफ मना कर दिया। इसलिए पेपर और ब्रश से बहुत सारे नाम लिखकर चेक करने के बाद आखिरकार मैंने शियासी नाम तय किया। जैसे ही सुजीनी ने पिया, उसने बार बार अपना सिर हिलाया। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ही कीमती स्नो लोटस और लाल सोने का डीमन पाउडर है। इसका एक पत्ता भी बाहर की दुनिया में खूनी लड़ाई करवा सकता है। फिर भी आप इससे मीठा पानी बना रहे हैं और एक बिल्ली को पिला रहे हैं। ये सोचकर सुजनी ने बिना किसी नखरे के ये बात मान ली कि वो अब एक पेट बन चुकी है। क्या ये डीमन परिवारों में दिन भर लड़ने और मरने से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था? जल्द ही मैंने एक शादी का कार्ड निकाला। मो परिवार आज एक शादी रख रहा है और उन्होंने शहर के सभी लोगों को बुलाया है। चलो, हम दोनों चलते हैं और मुफ्त का खाना खाते हैं। फिर मैंने शियासी को उठाया और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं ये देखने में गलती कर गया कि शियासी की आंखों में एक ठंडी चमक थी। जो इंसान कल रात उसके पीछे पड़ा था, शायद वही मो परिवार का बड़ा मालिक था। जब हम मो परिवार की शादी के खाने में पहुंचे, तो मो परिवार का बड़ा मालिक अपना चाय का कप उठा रहा था। सभी लोगों, आज मेरे मो परिवार के सबसे बड़े बेटे मोचुंग की शादी का दिन है। मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूं। आसपास के मेहमानों ने भी बदले में अपने कप उठाए। तारीफ और मक्खन लगाने वाली बातें एक के बाद एक आने लगी, जिससे मो परिवार के बड़े मालिक का चेहरा हंसी से भर गया। फिर भी उसके दिल में थोड़ा दुख था। कल रात उसका सामना एक मरती हुई नौ जिंदगी वाली डीमन बिल्ली से हुआ था, और उसे लगा था कि उसे अपनी शक्ति बढ़ाने और शरीर को अच्छा करने का मौका मिल गया है। किसने सोचा था कि वो फिर भी भाग जाएगी? ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। स्टेज के नीचे सुजनी आराम से मेरी गोद में लेटी हुई थी। जब उसने मुझे आम लोगों के साथ प्यार से बात करते देखा, तो उसे बड़ा अजीब लगा। ये सीनियर सच में बहुत शांत है। उसी समय वो चुपकर ये सोच रही थी कि कैसे वो बाद में अपनी इज्जत वापस पाए और मो परिवार की इस खुशी के मौके को खराब करे। अचानक गाना बजने लगा। पहले से शोर मचा रहा शादी का हॉल एक पल में एकदम शांत हो गया। एक लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके हर एक कदम के साथ एक बहुत ही प्यारी और अपनी तरफ खींचने वाली आवाज सबके दिल को छू रही थी। तभी मैंने दुल्हन की आंखों में कुछ अजीब देखा। एक मिनट रुको, क्या ये बाईन नहीं थी, वही लड़की जो आज सुबह मेरी क्लिनिक में आई थी? स्टेज पर मो परिवार का बड़ा मालिक एक बार फिर खड़ा हुआ।
सभी लोगों, आज मो परिवार के लिए खुशी का दिन है। बाई परिवार के मालिक की बेटी बाईइन अब मेरे मो परिवार के सबसे बड़े बेटे मोचुंग के साथ शादी के बंधन में बंधेगी। मैं आप सभी को इसका गवाह बनने को कहता हूँ। एक पल में शादी का माहौल एकदम ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। पर तभी एक अचानक बदलाव हुआ। बाईइन ने अचानक अपना दांव चलाया। नींड सोल रेल्म के 7वें लेवल की शक्ति उसके शरीर से बाहर आई और एक बहुत बड़ा दबाव सीधा मोचुंग की तरफ गया। शादी? मैं बाईइन पहले भी एक जीनियस थी और आज भी एक जीनियस हूं। मैं इस जैसे बेकार कचरे से कभी शादी नहीं करूंगी। कुछ अजीब मत करो। मो परिवार के बड़े मालिक ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। उन्होंने अपने हाथ के एक इशारे से बाईइन के दबाव को रोक दिया। ये देखकर कि बड़ा मालिक उसके साथ है, मोचुंग का दर्द तुरंत गायब हो गया। तुम कचरा, तुम्हें मेरे मो परिवार को बेच दिया गया था और अभी भी तुम यहां नाटक करने की हिम्मत कर रही हो। मैं कचरा हूं तो फिर तुम क्या हो? जैसे ही बाईइन ने कहा, उसने अपनी तलवार से हमला किया। तलवार की एक तेज चमक एक जंजीर की तरह तेजी से सीधा मोचुंग की तरफ गई। मोह परिवार के बड़े मालिक ने गुस्से में अपना सर हिलाया और अपनी आस्तीन को एक बार फिर से घुमाकर उस हमले को रोक दिया। एक स्पिरिट सेवरिंग रेल्म के जादूगर के नाते एक नेसेंट सोल के छोटे बच्चे का हमला रोकना तो एकदम आसान काम होना चाहिए था, पर बाईयीन का तलवार का हमला इतना आसान नहीं था। तलवार की चमक अचानक बहुत सारी किरणों में बट गई और एक साथ हर तरफ से निकलने लगी। एक पल के लिए मो परिवार का बड़ा मालिक समझ ही नहीं पाया। मोचुंग को तुरंत बहुत जोर से चोट लगी और वो बहुत बड़े जख्मों के साथ पीछे जाकर गिरा। उस समय बाय परिवार के एक बड़े एल्डर जो शादी देखने आए थे वो आगे बढ़े। मोइन, क्योंकि हमारी बेटी अब ठीक हो चुकी है इसलिए ये शादी अब खत्म समझी जाए। बाई परिवार के एल्डर को मो परिवार के बड़े मालिक की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, या फिर यूं कहें उन्हें कोई परवाह करने की जरूरत ही नहीं थी। मो परिवार के बड़े मालिक का चेहरा गुस्से से कांपने लगा जब उसने स्टेज के नीचे के मेहमानों की अजीब नजरों को महसूस किया। उनका गुस्सा बहुत तेज चल रहा था, पर उनके पास उसे दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले कि वो कोई जवाब सोच पाते, बाईयिन पहले ही स्टेज से नीचे उतर चुकी थी और सीधा मो परिवार के घर के दरवाजे की तरफ चल दी। बाई परिवार के एल्डर भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कितना मजेदार तमाशा था। मैं स्टेज के नीचे शराब का कटोरा लिए बैठा था, मेरी आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। फिर मैंने श्याओसी का सर सहलाया। लगता है अब हमें ये मुफ्त का खाना नसीब नहीं होगा, चलो घर चलते हैं। वहां मो परिवार का बड़ा मालिक वहीं खड़ा रहा, गुस्से से कांपते हुए। शादी टूटने के इस शर्मनाक तमाशे ने मो परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। और ये बात कि वो जो एक स्पिरिट सेवरिंग रेल्म के जादूगर हैं, एक नेसेंट सोल के जादूगर का हमला नहीं रोक पाए, इसने उनका सिर और ज्यादा झुका दिया था। बिना किसी शक के आज की रात के बाद चिंगमू सिटी का मो परिवार अब कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। बहुत लंबे समय तक वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सच में कितना सुंदर तमाशा है। लगता है मो परिवार सच में बिना लीड की हड्डी का कचरा ही है। एक घमंडी भरी आवाज आसमान से नीचे आई जिसमें साफ साफ मजाक और नफरत भरी थी। मो परिवार के बड़े मालिक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। कौन छुप के नाटक कर रहा है, सामने आओ। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, घर के ऊपर एक बैंगनी कपड़ों वाली लड़की आई। वो हवा में बहुत ऊपर खड़ी थी, नीचे सभी लोगों को एक ऐसी ताकत से देख रही थी जिससे लोग कांप उठें। कौन हो तुम? मो परिवार के बड़े मालिक ने अपनी आंखें छोटी की। ये औरत बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। तुम अभी भी बाहर घूम रहे हो और इतनी खुशी से मेरे पीछे पड़े थे, और अब तुम मेरे इस रूप को पहचान भी नहीं पा रहे हो? सुजीनी का बोलने का तरीका मजाकिया था और उसके लाल होठों पर एक प्यारी सी हंसी आई। मो परिवार के बड़े मालिक की आंखें अचानक छोटी हो गईं जब उन्हें कुछ याद आया। तुम वही बहुत ज्यादा जख्मी नौ जिंदगी वाली डेमन बिल्ली हो। तुम कैसे? बिल्कुल सही, ये मैं ही हूं। सुजीनी ने अपना एक हाथ उठाया। एक बहुत ही भयानक ताकत उसकी हथेली में इकट्ठा हुई जिससे आसपास की जगह भी घूमने लगी। पर अब मैं जख्मी नहीं हूं। फिर उसने अपनी 5 उंगलियों को बंद करके एक मुक्का बनाया। मो परिवार का बड़ा मालिक वहीं पर भट गया। खून और मांस के भटने की आवाज ने वहां खड़े हर एक देखने वाले को डर से एकदम शांत कर दिया। सुजीनी ने ठंडे चेहरे से सबकी तरफ देखा। आज की बात मेरे और उसके बीच का अपना गुस्सा है, इसमें कोई और बीच में नहीं आएगा। ये कहने के बाद उसका शरीर बैंगनी धुएं में बदला और गायब हो गया। मो परिवार के लोग अपने बड़े मालिक को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहे थे। अब उनके दिल में सिर्फ दुख बचा था। मो परिवार खत्म हो चुका था। आखिरकार मो परिवार के पास बहुत सारा सामान और बिजनेस था। इस ताकत की दुनिया में जहां सिर्फ शक्ति की चलती थी, जिसके पास ताकत नहीं थी वो बस मरने के लिए तैयार बैठा था। बहुत जल्दी चिंगमू सिटी में एक खूनी तूफान आने वाला था, पर इस सब से मेरा अब कोई लेना देना नहीं था। अगले दिन मैंने अपनी क्लिनिक रोज की तरह खोली। सड़क के कोने से निकलने वाले दुकानदारों से बात करते हुए मुझे पता चला कि कल रात की बात के बाद कुछ और भी बातें हुई हैं। लगता है मो परिवार सच में खत्म हो गया है। मैं इस खबर को सुनकर बस एक गहरी सांस ही ले पाया। जो बात मैं नहीं जानता था वो ये थी कि बाईयीन और एल्डर बीमो पहले ही मेरी क्लिनिक के अंदर आ चुके थे। तो ये वही जगह है अंकल बी। ये सीनियर सच में बाहर की दिखावट की बिल्कुल परवाह नहीं करते। बाईमो ने बहुत सोच समझकर शब्द कहे जब उन्होंने मेरी इस छोटी सी क्लिनिक को देखा। सच तो ये था कि उन्होंने बाईयीन को बचपन से बढ़ते हुए देखा था,
जब बाईगीन को जहर दिया गया था और उसकी शक्ति चली गई थी तो उन्होंने उसे परेशान होते देखा और उन्हें बहुत चिंता हुई थी। पर जब परिवार ने बाईगीन को एक बिजनेस रिश्ते के लिए मो परिवार को बेच दिया तो वो उसे रोकने में कमजोर थे। आखिरकार वो परिवार के बहुत सारे एल्डर्स में से बस एक थे। वो पूरे बाई परिवार की बात के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते थे। इस बार वो बाई परिवार की तरफ से आए थे और मुझे अच्छे से थैंक यू बोलना चाहते थे, पर जब उन्होंने मुझे नहीं देखा तो वो परेशान हो गए। फिर अचानक उनकी नजर और शरीर एक जगह रुक गए। एक छोटी बैंगनी बिल्ली टेबल पर खड़ी थी और उन्हें ठंडी और शांत आंखों से देख रही थी। बीमो के दिल में डर बैठ गया और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हिले। एक ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस रेल्म की 9 जिंदगी वाली डेमन बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? अंकल भी, क्या हुआ? बाईगिन ने बीमो का अजीब ध्यान देखा और उस बैंगनी बिल्ली की तरफ देखने लगी। तुरंत ही एक समंदर जैसा दबाव उन्हें घेर लिया और जो दबाव उन्हें महसूस हुआ वो पहले से भी भारी था। मिस यीन, जैसे ही मैं कमरे में आया उन दोनों के ऊपर का दबाव एक पल में खत्म हो गया। श्याओसी भागकर मेरी गोद में कूद पड़ी। उन्हें अंदर के कमरे में ले जाने के बाद मैंने बीमो की तरफ देखा। ये हैं। बीमो ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मेरा नाम बो है। मैंने सुना है कि आपने हमारी बेटी पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं यहाँ खास तौर पर आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। मैं बस हल्का सा हंसा। ये तो एक छोटी सी बात है, इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। इन शब्दों ने बो को थोड़ा अजीब महसूस करवाया। जो इनाम वो देने के लिए लाए थे, अब उन्हें उसके बारे में बात करना भी मुश्किल लग रहा था। जल्दी ही मैंने दोनों को चाय दी। बीमो ने इज्जत से अपना कप लिया और एक छोटा सा घूंट लिया। फिर वो हैरान रह गए। एक बहुत बड़ी ताकत एक पल में उनके हाथ पैर में दौड़ने लगी। ये चाय जादुई पानी से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। बीमो को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। क्या हुआ? क्या चाय आपके स्वाद के हिसाब से अच्छी नहीं है? उनका अजीब चेहरा देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। नहीं नहीं, ये चाय गले के लिए बहुत साफ और दिल को सुकून देने वाली है। ये सच में बहुत बढ़िया चाय है। बीमो ने जल्दी से अपने आप को संभाला ताकि वो शर्मिंदा ना हो। ऐसा है क्या? मेरे पास इस चाय की बहुत सारी पत्तियां हैं। मैं तुम्हें कुछ घर ले जाने और बनाने के लिए दे दूंगा। जैसे ही मैंने कहा, मैंने एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला। यंग मास्टर गू, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। बीमो ने डर और शुक्रिया के साथ उसे ले लिया। पर जैसे ही उन्होंने उसे खोला, जो उन्होंने देखा उससे उनका दिमाग घूम गया। ये बोर्ड लीव्स थीं जो सबसे ऊंचे लेवल के जादुई पौधे होते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने पहले एक बार इसे देखा था। ये डीन राजवंश के राजा ने अपने एक बहुत ही प्यारे मंत्री को गिफ्ट में दिया था। तब भी वो बस एक छोटा सा पत्ता था और उसकी क्वालिटी इस लकड़ी के डिब्बे के एक पत्ते के सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसे सबसे बड़े खजाने को मैं यहाँ चाय बनाने के लिए यूज कर रहा था। जो ताकत इस तरीके से निकल रही थी वो उसकी असली ताकत का एक हिस्सा भी नहीं थी। ये तो बहुत ही ज्यादा फिजूल खर्ची थी। बीमो को वहां खोया हुआ देखकर बाईयीन को ही बोलना पड़ा। यंग मास्टर गू ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है। यीनर जानती है कि उसके पास वापस देने के लिए कुछ नहीं है, पर प्लीज आप इस तलवार को रख लीजिए, नहीं तो यीनर को कभी सुकून नहीं मिलेगा। बाईयीन को इतना सीरियस देखकर मैंने बस अपना हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया। उसे अच्छे से देखने के बाद वो बहुत ही आम सी लग रही थी। फिर भी मैंने हंसकर पूछा, मिस, अगर आप मुझे अपनी तलवार दे देंगी तो आप क्या यूज करेंगी? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर गू, मैं बाद में कोई दूसरी ढूंढ लूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब किसी को कुछ दिया जाता है तो कीमत से फर्क नहीं पड़ता। पर मैं देख सकता हूँ कि आपको ये तलवार सच में पसंद है। अगर मैं इसे ऐसे ही ले लूं तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि आपने मुझे एक गिफ्ट दिया है तो मुझे भी आपको बदले में एक गिफ्ट देना चाहिए। बाईगीन ने यह सुनकर थोड़ा सोचा। इससे पहले कि वो मना करती, मैं उन्हें एक छोटे कमरे में ले गया जो तलवारों से भरा हुआ था। ये सारी चीजें मैंने इन सालों में तलवार बनाने की कोशिश करते हुए बनाई हैं। फिर मैंने एक बहुत ही सुंदर और आराम से घूमने वाली तलवार चुनकर निकाली। इस रूम के सारे वेपन्स में से इसकी क्वालिटी बस एवरेज ही मानी जा सकती थी, लेकिन जब किसी को गिफ्ट देना हो तब ब्यूटी ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं रूम में वापस आने के बाद मैंने वो फ्लेक्सिबल सॉर्ड बेइन को दे दी। मिसीन, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। बेइन मना नहीं कर पाई और उसने सॉर्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा वो एकदम शॉक हो गई। ये किस तरह का डिवाइन वेपन था? बस उसकी हिल्ट को पकड़ने से ही वो सॉर्ड से निकलने वाला एक बहुत ही शार्प स्पिरिचुअल प्रेशर फील कर पा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस सॉर्ड में सच में एक सॉर्ड स्पिरिट पैदा हो चुकी थी। वो सॉर्ड स्पिरिट अपने नए ओनर से बहुत खुश लग रही थी और उसके हाथ में खुशी से साउंड कर रही थी। ये फ्लेक्सिबल सॉर्ड बिल्कुल हेवन ग्रेड से ऊपर निकल चुकी थी। यंग मास्टर गो, ये तो सच में। बेइन वहां एकदम खोई हुई खड़ी रही और कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा शर्म सा लग रहा था। मैंने कुछ साल पहले ऐसे ही खेल खेल में ये सॉर्ड बनाई थी। इसका क्वालिटी बस एवरेज ही है, पर फिर भी ये बेकार लोहे से तो अच्छी ही है। इन बातों ने मेरे सामने खड़े दोनों लोगों को एकदम हैरान कर दिया। उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अगर इसे एवरेज माना जाए तो शायद पूरे डाइंग डायनेस्टी की हर एक सॉर्ड बस बेकार लोहा ही थी। मुझे एक बार फिर से थैंक यू बोलने के बाद वो दोनों क्लिनिक से चले गए। मिस, इस विजिट से जो फायदा हुआ है वो आपको बहुत सालों तक मदद करेगा, बिमो ने दिल से कहा। बेइन ने हाँ में सर हिलाया। यंग मास्टर गू ने ना सिर्फ मेरी कल्टीवेशन वापस पाने में मदद की, बल्कि उन्होंने मुझे एक सबसे अलग और बढ़िया डिवाइन वेपन भी दिया, और वो बहुत हैंडसम भी हैं। मुझे बस ये नहीं पता कि उनकी असली एज क्या है। क्लिनिक में वापस आकर मैंने शाओ ई को एक काम बताया जो टेबल पर बैठी हुई थी। अगर कोई आए तो मुझे बता देना।
जब शाओई ने अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाया तो मुझे सुकून मिला और मैं पीछे के आंगन में चला गया। पहले बेईन को वो शॉट सच में बहुत पसंद आई थी और वो देखकर मेरे हाथों में भी खुजली लगने लगी थी। इसलिए मैंने फर्नेस को फिर से चालू करने और एक और वेपन बनाने का सोचा। एक सोच के साथ ही सुप्रीम स्टार आयरन का एक टुकड़ा मेरे हाथ में आ गया। उसे फर्नेस में डालने के बाद मैं अपने टूल्स लेने चला गया। थोड़ी ही देर में मैं फॉर्जिंग हैमर लेकर वापस आया। तब तक फर्नेस के अंदर का स्टार आयरन इतना गर्म हो चुका था कि वो एकदम लाल चमक रहा था। एक पल में ही मैंने अपना हैमर उठाया और उसे जोर से मारा। स्पार्क्स हर तरफ उड़ने लगे। फ्रंट काउंटर पर सुजनी ने वो आवाज सुनी और वो अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाई। वो देखने के लिए भागी कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बस एक बार देखने के बाद ही उसके पूरे बदन का खून खौलने लगा। मेरे हैमर का हर एक सिंपल दिखने वाला वार एक ऐसी सुप्रीम फीलिंग दे रहा कोई जिसे वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता। वो उसकी सोल को खींच रहा था और उसे ऐसा फील करा रहा था जैसे वो जमीन के एकदम गर्म हिस्से में गिर गई हो। उस डरावने एहसास से उसके बॉडी और माइंड को बहुत नुकसान पहुंचने ही वाला था। सुजनी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने बॉडी के अंदर की बेचैन प्राइमोर्डियल पावर को जोर से रोका। जब मेरे वेपन बनाने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई तभी उसने अपनी आंखें फिर से ध्यान से खोलने की हिम्मत की। तब तक मैं अपने हाथ में एक शॉर्ट पेंडेंट पकड़े हो गया था और मेरे चेहरे पर एक खुशी की स्माइल थी। बुरा नहीं है, लगता है मेरा काम अभी खराब नहीं हुआ है। सुजनी मेरे हाथ में उस शॉर्ट पेंडेंट को घूर रही थी और उसके दिल का डर और हैरानी और बढ़ती जा रही थी। एक असली शॉर्ट स्पिरिट, ये पक्का सेंट ग्रेड का ट्रेजर था। हालांकि ये बस एक शॉर्ट पेंडेंट था, फिर भी ये इस लेवल तक पहुंच चुका था। ये सीनियर ना सिर्फ एक सबसे बढ़िया एक्सपर्ट थे, बल्कि वो एक मास्टर आर्टिफिसर भी थे जो ऊपर की 3 ग्रेड्स के डिवाइन वेपन्स बना सकते थे। सुजनी को लगा जैसे उसका दिमाग अब और सोच ही नहीं पा रहा है। जैसे ही उसके थॉट्स घूम रहे थे, मैं अचानक बोला, शावी, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब कोई आए तो मुझे बता देना? कोई यहाँ है। सुजनी तुरंत होश में आई। तभी उसे समझ आया कि कोई चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। इस पर्सन की कल्टीवेशन तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग थी। बहुत समय हो गया ब्रदर जू, आप अभी भी पहले की तरह मिस्टीरियस हैं। जो आपको नहीं जानता वो सोचेगा कि आप कोई बहुत पुराने मॉन्स्टर हैं। जुगाचन ने चुपचाप दूर से खड़े उस सेंट ग्रेट शॉर्ट पेंडेंट को देखा और धीरे से अपने आप से कहा, आपके सामने मैं किस तरह का पुराना मॉन्स्टर हूं? मुझे ये सुनकर गुस्सा नहीं आया। आखिरकार ब्रदर जू और मैं पुराने जान पहचान के थे। सबसे बड़ी बात यह कि वो एक ऐसे पर्सन थे जिसे मैंने पहले हराया था। जब मैं पहले वेपन बनाना सीख रहा था तो मैं अपने पड़ोसियों के लिए किचन के चाकू और लोहे के बर्तन जैसी चीजें बनाता था। किसी तरह इस चीज ने इस आदमी का ध्यान खींचा। उसने तो यहां तक बोल दिया कि वो वेपन बनाने में मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है। इसलिए हम दोनों के बीच में एक वेपन बनाने का कॉन्टेस्ट हुआ जो 4 दिनों तक चला और फिर जुगाचन हार गया। वो पूरी तरह से हार गया। सुजनी को हमेशा लगता था कि ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। जब उसने मुझे उसे ब्रदर जुगा कहते सुना तब उसे अचानक याद आया कि ये तो जुगा चन थे जो चेन सेंट जनरल हैं। उस समय उन्होंने डीमन एम्परर सिटी का ट्रैवल किया था और वेपन बनाने के कॉन्टेस्ट में डीमन रेस के सेंट जनरल को हराया था। सुजनी किस्मत वाली थी कि उसने खुद वो इवेंट देखा था। ब्रदर जू, इतने सालों तक ट्रैवल करने के बाद क्या आपने कुछ सीखा या पाया? जुगा चन ने मेरी तरफ एक अजीब एक्सप्रेशन से देखा। मैंने कुछ तो पाया है, लेकिन आखिर में मैं अभी भी आपके जितना अच्छा नहीं हूं। अभी अभी उसने साइड से मेरे वेपन बनाने के पूरे प्रोसेस को देखा था। ना सिर्फ मेरी टेक्निक्स पहले के सालों से और ज्यादा बढ़िया हो गई थी, बल्कि जो मटेरियल मैंने यूज किया था वो हेवनली स्टार क्लाउड आयरन था। उसमें स्टार्स की पावर थी और वो दुनिया के सबसे मुश्किल मटेरियल्स में से एक था जिसे हैंडल करना बहुत कठिन था। अपने करंट लेवल पर जुगा चंद भी ये दावा नहीं कर सकता था कि वो ऐसे मटेरियल से कोई वेपन सक्सेसफुली बना सकता है। जीतना या हारना तो बस कुछ समय की बात है। ब्रदर जू, अगर आप पुरानी बातों को पकड़कर बैठे रहेंगे और उन्हें छोड़ेंगे नहीं तो ये आपके माइंड की पीस को खराब करेगा। ब्रदर गू, आपने मेरे माइंड की कमजोरी को एकदम सही पहचाना। जुगाचन ने एक उदास स्माइल दी। वो एक प्राउड आदमी था। जब से उसकी वेपन बनाने की स्किल्स बहुत बढ़िया हो गई थी, उसने पूरी दुनिया के सेंट जनरल्स को चैलेंज किया था और वो कभी नहीं हारा था। मगर इस बिना नाम के छोटे से टाउन में वो मुझ जैसे एक लोहे की दीवार से टकरा गया था। जैसे ही हम दोनों बात कर रहे थे, अचानक कुछ कल्टीवेटर्स रूफ के ऊपर से उड़ते हुए आए। उनका आना काफी स्ट्रांग लग रहा था। जू ने उन्हें अपनी डिवाइन सेंस से देखा और पाया कि वो बस कमजोर सोल रेल्म के कल्टीवेटर्स थे, इसलिए उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने बस एक ठंडी सांस ली। लगता है चिंगमू सिटी रहने के लिए शांति वाली जगह नहीं रहेगी। ब्रदर जू, आपका इससे क्या मतलब है? मो फैमिली ने अपनी पावर खो दी है। चिंगमू सिटी जल्द ही एक ऐसा बैटलफील्ड बन जाएगी जहां लोग मरने मरने तक लड़ेंगे। जुगाचन मो फैमिली की सिचुएशन के बारे में जानता था, लेकिन उसने इसे सीरियस नहीं लिया था। एक छोटा सा कल्टीवेटर मर गया तो क्या हुआ? ब्रदर गू, क्या आपको वरिड है कि इससे आपकी शांति खराब हो जाएगी? मैंने हाँ में सर हिलाया। जुगाचन पहले थोड़ा कंफ्यूज दिखा। अगर ऐसी बात है तो क्यों नहीं? फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठी। अच्छा, अब मैं समझ गया। अच्छा है कि आप समझ गए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो आखिर क्या समझा था,
पर फिर भी मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। ब्रदर गू, जगह बदलने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने अपनी आईब्रो उठाई। ब्रदर जू, क्या आपके ध्यान में कोई जगह है? व्हाइट एम्परर सिटी एक अच्छा चॉइस होगा। वो डियान डायनेस्टी में बी फैमिली के एरे में आता है। बी फैमिली अपने अंडर रहने वाले नॉर्मल लोगों के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, तो व्हाइट एम्परर सिटी ही सही। इसी बीच व्हाइट एम्परर सिटी में बेईन उस बड़े सिटी गेट के सामने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। जो कुछ भी उसने देखा था, अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव के बाद उसने आखिरकार बड़ी फैमिलीज के पीछे छुपे बदसूरत चेहरे देख लिए थे। जब वो एक जीनियस थी, सब उसकी तारीफ करते थे। एक बार जब उसकी कल्टीवेशन खत्म हो गई तो बस सबका मजाक उड़ाना ही बचा था। यहाँ तक कि उसके खुद के फादर ने उससे उम्मीद खोने के बाद उसे एक पॉलिटिकल मैरिज के लिए मो फैमिली को बिना किसी दया के बेच दिया। वो इस इंसल्ट को अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेगी। अगर उन्हें पता चला कि मैंने अपनी कल्टीवेशन वापस पा ली है तो पता नहीं वो कितने हैरान होंगे। उसी टाइम उसके पास खड़ा बिमो अचानक बोला, मिस, जब मैंने व्हाइट एम्परर सिटी छोड़ा था तब फैमिली टूर्नामेंट पहले ही शुरू हो चुका था। अगर मैं दिन सही काउंट कर रहा हूं तो आज फाइनल बैटल होनी चाहिए। क्या कोइंसिडेंस है? बेईन ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की। मेरे बिना ऐसी कोई चीज कैसे मजेदार हो सकती है? उसी टाइम बे फैमिली के टूर्नामेंट अरीना के अंदर एक यंग मैन और एक यंग वुमेन फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और फाइनल मैच की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक अरीना के सेंटर में एक इंसान आया। वो बे यिन थी। क्या उसका कल्टीवेशन खत्म नहीं हो गया था? क्या उसकी शादी नहीं करवाई गई थी? वो वापस क्यों आई है? ओह, क्या ये बे यिन नहीं है? तुम अपने हस्बैंड की सेवा अच्छे से क्यों नहीं कर रही हो? उसके बदले तुम यहां क्यों भाग आई हो? उसे पहचानते ही बे मेम ने परंत उसका मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ बी हुआन ने अपनी स्पीयर की नोक उठाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों वापस आई हो। ये अरीना तुम जैसे बेकार इंसान के रहने की जगह नहीं है। यहां से चली जाओ। बे यिन ने उन्हें इग्नोर कर दिया। इसके बदले उसने अपना सर दूर बने ऊंचे प्लेटफॉर्म की तरफ उठाया। उसका फादर, जो बे फैमिली का पेट्रियार्क था, वहां बैठा सब देख रहा था। तब बे यिन के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आई। बहुत हुई बकवास, मैं तुम दोनों को एक चांस दूंगी। दोनों एक साथ मुझ पर वार करो। क्या बे यिन सच में पागल हो गई है? क्योंकि वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो उन दोनों से लड़ सकती है? आसपास की क्राउड मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। यहां तक कि रेफरी का काम करने वाले एल्डर ने भी गुस्से से कहा, यह बे फैमिली के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। जो लोग इससे जुड़े नहीं हैं वो तुरंत अरीना से चले जाएं। लेकिन बे यिन के इस तरह उकसाने के बाद बी हुआन और बे मेम भला इस बात को कैसे छोड़ते? वो दोनों बचपन से ही बे यिन को पसंद नहीं करते थे। जब तुम खुद मरना चाहती हो तो हमें दोष मत देना। ऐसे बोलते हुए वो दोनों एक साथ बे यिन की तरफ भागे। बस दो नॉर्मल कोर फॉर्मेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स मेरे सामने ऐसिया कर दिखा रहे हैं। बे यिन ने दोनों हाथों को मिलाया। वो दोनों तुरंत दूर जा गिरे और वहीं बेहोश हो गए। फिर बे यिन ने वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखा। इसे अच्छे से याद रखना, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं बिना किसी दया के तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये कहने के बाद वो तुरंत वहां से गायब हो गई। देखने वाले सब लोग हैरान खड़े रह गए। क्या बे फैमिली के पेट्रियार्क ने यह नहीं कहा था कि उसकी बेटी का सब कल्टीवेशन खत्म हो गया है और उसकी शादी कर दी गई है? जो हमने अभी देखा उससे तो ऐसा नहीं लगता। जो पर्सन बोली वो बे फैमिली के पेट्रियार्क के पास बैठी एक यंग वुमेन थी। उसका नाम मीरू था। वो 19 ईयर्स की थी और आउट ऑफ बॉडी रेल्म के सेकंड लेवल पर थी और 3 बड़े डिवाइन पैलेसेस में से एक चिंगी डिवाइन पैलेस की होली मेडन थी। वो उस पैलेस के मास्टर की पक्की डिसिपल भी थी। वो बे फैमिली में ये सुनकर आई थी कि बे फैमिली की बेटी एक ऐसी बीमारी से परेशान थी जिसने उसका कल्टीवेशन खत्म कर दिया था। वो बे यिन से मिलना चाहती थी, पर उसे बताया गया कि बे यिन की शादी हो चुकी है। बे यिन के लिए बुरा फील करते हुए मीरू बे फैमिली का टूर्नामेंट देखने के लिए रुक गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बे यिन की ऐसी पावरफुल वापसी देखेंगी। उसका क्वेश्चन सुनकर बाय शेन की आंखें थोड़ी घूम गईं। उसे समझ नहीं आया कि क्या आंसर दे। कुछ देर सोचने के बाद बाय चिन शेन ने कहा, असल में मैंने बस उसे कुछ समय के लिए दूर भेजा था ताकि वो लोगों की बातों और अफवाहों से बच सके। सच तो यह है कि मैंने उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। लगता है वो ठीक हो गई है। क्या ऐसा ही है? मोंगू की आंखों में एक मजाक उड़ाने वाली चमक आई। वो साफ तौर पर उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। वो बीमारी बस स्टार मून डिवाइन वाटर से ही ठीक हो सकती थी और पूरी दुनिया में बस कुछ गिने चुने एल्केमी कल्टीवेटर्स ही ऐसी डिवाइन मेडिसिन बना सकते थे। उनकी मास्टर उनमें से एक थी, पर उनके पास भी इसमें सक्सेस पाने का चांस बहुत कम था। बे फैमिली भला ऐसे किसी एक्सपर्ट को कैसे बुला सकती थी? बाय कैंशन की हैरानी भी किसी और से कम नहीं थी। बे यिन ने अपना कल्टीवेशन वापस पा लिया था और उसके पास एक सेंट ग्रेट डिवाइन वेपन भी था। उसे वो सब कहां से मिला? बाय कैंशन वहां सोच में डूबा खड़ा रहा और ये नोटिस नहीं कर पाया कि उसका ऑनर्ड गेस्ट चुपचाप चला गया था। बे यिन अपने उस आंगन में वापस आई जिसे वो अच्छे से जानती थी। जैसे ही उसने अंदर पैर रखा वो अचानक एक पेड़ के पीछे की छांव तरफ घूमी।
शैडोज में छुपकर कौन देख रहा है? जैसे ही वो बोली, एक वुमेन सामने आई। मेरे इस तरह अचानक आने के लिए माफी चाहती हूँ। मेरा नाम मीरू है, चिंगी डिवाइन पैलेस की होली मेडन। तो आप चिंगी होली मेडन है? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझसे क्यों मिलने आई हैं? बेयिन ने तमीज से जवाब दिया। मीरू शांति से स्माइल की। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं बस उस सीनियर से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने स्टार मून डिवाइन वाटर बनाया है। बेयिन ने उम्मीद नहीं की थी कि चिंगी होली मेडन इतनी आसानी से सच्चाई का पता लगा लेंगी। वो तुरंत एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गईं। होली मेडन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सीनियर बहुत समय से नॉर्मल लोगों के बीच रह रहे हैं और शांति से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें जो चाहिए वो सुकून है। उन्हें बिना बताए परेशान करने से वो गुस्सा हो सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट हूं और जब मैंने क्लिनिक में आकर अपनी पहचान की चीजें देखी तो मैं खुद को उन्हें छूने से रोक नहीं पाई। ये देखते हुए कि बेयिन सच में उनके बारे में चिंतित है, मीरू थोड़ी शांत हो गई। उसने अपने हाथ पीछे बांधकर पहले देखना जरूरी समझा। इस बात को मना करना सच में मुश्किल था। क्योंकि समय कम है तो चलिए अभी निकलते हैं। इससे पहले कि बेयिन मना करती, मांगीरू ने अपना मैजिकल आर्टिफैक्ट येनियांग हेवनली डिस्क बुला लिया। उसने उसे बेयिन को खींच लिया और दोनों लाइट्स की तरह तेजी से आकाश में गायब हो गए। क्लिनिक में वापस आकर मैंने पहले ही वहां से जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। अपने मेडिकल कैबिनेट्स के सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स एक एक करके सिस्टम के स्टोरेज में रखने के बाद मैंने टेबल के एक कोने के पीछे से मिट्टी से भरी एक पुरानी बुक निकाली। ये बुक मेरे मेडिकल स्किल्स के बहुत ऊपर पहुंचने के बाद सिस्टम से मिला एक रिवॉर्ड था। मैंने इसका एक एक वर्ड याद कर लिया था। ये मेडिकल बुक एक टेबल के लेग को सपोर्ट देने के काम आ रही थी। मैंने इसे इतनी बार पढ़ा था कि मैं इसे देखकर थक चुका था। इसे रखने का कोई फायदा नहीं था। फिर भी ये पूरी दुनिया में अकेली कॉपी थी, इसलिए मैंने सोचा इसे साथ ही ले लेता हूं। इसके बाद मैंने कैजुअली वो बुक टेबल पर फेंक दी और पीछे के रूम में सामान पैक करने चला गया। तभी सुजीनी टेबल पर कूद पड़ी। उसकी बिल्ली जैसी आंखें उस पुरानी बुक को घूरने लगीं। उसमें से एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जिसे वो भी नहीं समझ पा रही थी, जैसे उसमें हेवन और अर्थ के सारे सच छुपे होंगे। क्या ये सच में वही बुक हो सकती है? ये सोचकर कि मैं इसकी कितनी कम परवाह करता हूं, सुजीनी अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाई। अगर मैं बस एक बार जल्दी से देख लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इस सोच के साथ उसने धीरे से अपना फरी पाव उठाया और बुक के कवर का एक कोना खोला और फिर वो तुरंत दूर जा गिरी। मेरे क्लिनिक के एंट्रेंस पर बेयिन और मांगीरू पहुंच चुके थे। मिस येन, आप खुद एक जीनियस हैं, इसलिए मैं आपकी कुछ बातों पर भरोसा करने को तैयारी हूं। लेकिन मांगीरू ने बेयिन की तरफ एक अजीब एक्सप्रेशन से देखा। रास्ते में आते हुए बेयिन ने उसे बताया था कि मैंने उतने ही टाइम में स्टार मून डिवाइन वाटर बना दिया था जितने में चाय बनती है। उसने ये भी कहा था कि मैंने अपने खाली हाथों से लॉन्जिविटी आयरन वुड को तोड़ दिया था। यहां तक कि मांगीरू की मास्टर भी ऐसी चीजें नहीं कर सकती थी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है होली मेडन, तो आप खुद देखकर जान लेंगी, ठीक है? मीरू ने अपना सर हिलाया और दोनों क्लिनिक के अंदर चली गईं। फ्रंट काउंटर पर पहुंचने के बाद मांगीरू ने आसपास देखा। उसे वो सीनियर नहीं दिखे जिनका नाम बेयिन ने लिया था। उसे वो 9 लिव डेमन कैट भी नहीं दिखी जिसके बारे में बेयिन ने बताया था। मिस येन, कहाँ है वो सीनियर और वो 9 लिव डेमन कैट जिसके बारे में आपने बताया था? शायद सीनियर बाहर गए हैं। मांगीरू ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और पास के मेडिकल कैबिनेट्स की तरफ बढ़ीं। वो देखना चाहती थी कि क्या वो रेयर ट्रेजर्स सच में वहां थे जिनका डिस्क्रिप्शन बेयिन ने दिया था। हालांकि एक के बाद एक कई ड्रॉर्स खोलने के बाद उसने पाया कि वो एकदम खाली थे। मिस येन, लगता है जो आपने कहा था वो पूरी तरह से सच नहीं है। सीनियर गू के मेडिकल कैबिनेट्स में तो वो मेडिकल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए थे। जैसे ही बेयिन को थोड़ा अजीब फील होने लगा, तभी दूर से एक आवाज आई, मिस येन, आप आई हैं। हम दोनों घूमे और पाया कि मैं पीछे के रूम के एंट्रेंस पर खड़ा था। मीरू ने जितना भी मुझे देखा, मैं बस एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। वो हैरानी में सोचने लगी, पर फिर भी उसने पहले थोड़ा तमीज से बात करने का सोचा। मेरा नाम मीरू है, मैं इस तरह बिना बताए आकर परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। मिस यूरू, ये भी एक प्यारा नाम है। मैंने शांति से अपने सामने खड़ी गर्ल को देखा। हालांकि आप मेरे क्लिनिक में आई और मेरी परमिशन के बिना मेरे मेडिकल कैबिनेट्स को चेक किया, ये काफी डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। मेरी आवाज शांत थी, पर उसमें एक अलग ही पावर थी। मीरू को समझ आ गया कि गलती उसकी थी और वो बस पहले सॉरी ही बोल सकती थी। मुझे माफ कीजिए, मैं भी मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट हूं और जब मैंने क्लिनिक में आकर अपनी पहचान की चीजें देखी तो मैं खुद को उन्हें छूने से रोक नहीं पाई।